नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। संसद में धक्का मुक्की को लेकर अब राजनीति तेज है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने अपने सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया है, जिसमें 2 सांसद जख्मी हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। इस धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में हत्या का प्रयास तक का आरोप राहुल गांधी पर लगाया है। तो वहीं अब दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं, सुनिए। शाह जी को कहां से समझ में आया, किसने ध्यान दिया या मुझे वो मालूम नहीं। और उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। अंबेडकर के बारे में या कोई लीडर के बारे में कोई बोलता है, अगर कोई पूजनीय है तो उनके बारे में अगर कहते हैं तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। हमारे 2 सांसद प्रताप जी सारंगी और हमारे ये कैलाश राजपूत, ये दोनों मुकेश राजपूत, दोनों इस समय राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं और उनके हालात की जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और जहाँ तक प्रताप जी सारंगी का प्रश्न है, उनको सिर में 2 टांके इस समय लगे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे मुकेश राजपूत के भी सिर में अच्छी खासी चोट लगी है। 75 वर्षों में जो नहीं हुआ, उस प्रकार का आपराधिक आचरण भाजपा के सांसदों द्वारा आज संसद की मर्यादाओं को तार तार करते हुए, भंगित करते हुए आज संसद के अंदर हुआ। पूरे देश ने देखा कि 2 दिन पहले किस प्रकार से देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई। और केवल बाबा साहब अंबेडकर और देश के संविधान का अपमान नहीं किया। तो राहुल गांधी और उनके एमपी जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। Actually, the BJP MPs blocked Rahul Gandhi while he going to the house. They purposefully blocked Rahul Gandhi. They stopped the way of Rahul, leader of opposition. We have already given a complaint to speaker. संसद में संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है। और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहेब से करे प्यार, वो बीजेपी से करे इंकार। अब समय आ गया है कि बाबा साहेब से प्यार करने वाला बीजेपी से प्यार नहीं कर सकता। उन्होंने और क्या कुछ कहा,
एक बार सुनवाते हैं आपको, सुनिए। कि सदन में तो मेरा हर तीसरे चौथे दिन आना लगा रहता है, कभी किसी का ब्याह, कभी किसी की सगाई, कभी किसी का बर्थडे, कभी कुछ। लेकिन आप से आए हैं वो बड़ा दुखदाई है, बड़ा पीड़ा, अंदर तक दुख हो रहा है। हमारे देश की संसद एक तरह से सबसे बड़ी पंचायत है इस देश की, जहां पे पूरे देश लोग जाके बैठते हैं और देश की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। परसों शाम को 6:30 बजे के करीब हमारे देश की संसद में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अम्बेडकर, ये कहना आजकल एक फैशन हो गया है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। ये शब्द तो अपने आप में बहुत पीड़ादायक थे, अपमान करने वाले थे, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले शब्द थे। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा, जो टोन थी उनकी कहने की, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से उनमें नफरत भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना हम कई बार, हमारे कहने के लहजे में पता चल जाता है आदमी मजाक में बोल रहा है कि व्यंग्य कर रहा है कि दुख से बोल रहा है। लहजे में, उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर से। एक बार मेरे को लगा शायद मुंह से निकल गया होगा, लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान देके उनका समर्थन किया। अमित शाह जी का, जो अमित शाह ने पिछले दिन बोला संसद में, मोदी जी कह देते भाई ये जो बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं, चलो हम मान लेते, हमें लगता भाई अमित शाह के मुंह से निकल गया होगा। मोदी जी ने उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन किया। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर की, हम 2 महानुभावों को अपना आदर्श मानते हैं आम आदमी पार्टी में, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को आदर्श नहीं मानते। गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबको भी आदर्श मानते हैं। लेकिन इन 2 को सबसे ज्यादा मानते हैं हम, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह। तो हमने दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में आदेश पारित कर दिया है कि हर दफ्तर के अंदर इन दोनों की तस्वीर लगाई जाएगी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई जाती। आप किसी सरकार में चले जाओ, उस सरकार में उसके मुख्यमंत्री की तस्वीर लगती है हर दफ्तर में। आप केंद्र सरकार में किसी दफ्तर में चले जाओ, वहां पे मोदी जी की और राष्ट्रपति जी की तस्वीर मिलेगी। दिल्ली सरकार के दफ्तर में केजरीवाल की या आतिशी जी की तस्वीर नहीं मिलेगी, वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर मिलेगी आपको। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गृहमंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है और इस विवाद पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि उनके बयान से बाबा साहब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंचा है, उन्हें अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर संविधान पर अमल किया होता तो आज उसे अपना रंग, ढंग और चाल नहीं बदलनी पड़ती। जैसा कि ये विदित है कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए
तो ये बेहतर होगा, वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते। जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवां को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके वे उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन। तो वहीं मुंबई में कांग्रेस के ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, जहां पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे ऑफिस का दरवाजा तोड़ा। इसके बाद मौके पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। बीजेपी युवा मोर्चा के आंदोलन करने वाले लोगों को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में ही रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचे। गांधी भवन जो कार्यालय है मुंबई स्थित सीएसटी के बाजू में, वहां पे बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता वहां पे आए थे। इसकी जानकारी पुलिस को कुछ देर पहले मिली थी। आजाद मैदान पुलिस के ऑफिसर्स और टीम और कुछ अधिक स्टाफ भी वहां पे हमने भेज के उसको रिस्पॉन्ड किया है। वहां से ज्यादातर कार्यकर्ताओं को वहां से हमने डिस्पर्स करके कुछ कार्यकर्ताओं को हमारी टीम पुलिस थाने में लेके आई थी। इस सिलसिले में जो भी कंप्लेन लिखित स्वरूप में दी जाएगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होने वाली है। सर, औपचारिक तौर पर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी कितने लोगों को गिरफ्तार ताबे में लिया है या फिर उनकी लिस्ट बना के पहले मेडिकल के लिए सबको भेजा गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भारी हंगामे के बीच खत्म हो गया। स्पीकर सतीश महाना ने सत्र के सत्रावसान की घोषणा की और समाजवादी पार्टी के जोरदार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यह पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के बिना ही विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के विधायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लगे प्ले कार्ड के साथ सदन पहुंचे और सदन की शुरुआत होते ही वेल में घुस गए। सतीश महाना के समझाने के बावजूद हंगामा नहीं रुका। विपक्षी दलों के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, केवल वो माहौल को, सदन को चलने नहीं देना चाहते, जनता की बात को आने नहीं देना चाहते। प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख रही है, समय आने पर इसका जवाब प्रदेश जनता इनको अवश्य देगी। मेरा ये प्रयास रहता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लोकतंत्र के इस मंदिर में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जनता के इश्यूज उठें। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि सरकार जनता के हित के लिए काम करे और विपक्ष की जिम्मेवारी है यदि उसमें कोई सकारात्मक सुझाव हो, तो सकारात्मक आलोचना हो और सकारात्मक कमियां भी हों अगर कोई, तो उनके ऊपर इंगित करे।
ये दोनों मिलकर ही सरकार बनती है, पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर सरकार बनती है। मेरा आज काफी प्रयास था कि मैं सारे नोटिस ले लूं, सारी बातें सुन लूं। मैंने बहुत प्रयास किया, हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष से भी मैंने निवेदन किया कि आप लोग अपनी सीट पर चलें और जो कुछ आपने जिन भी नियमों के अंतर्गत आज नोटिस दिए मैं सब सुनूंगा। शायद मेरी बात उनको नहीं पसंद आई होगी तो वो लोग गए नहीं अपनी सीटों पे, और हाउस मेरे चाहने के बाद भी कि विधानसभा चले नहीं चली, मेरे ना चाहने के बाद भी कि इस प्रकार का जो क्योस हो रहा है, जो हो रहा है वो भी हुआ। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में ये होता है। मुझे उम्मीद है कि सबके इश्यूज एक हैं जनता के हित के, और जनता के हित के लिए फिर जब वहीं सर्द के मौसम में भी उत्तर प्रदेश की सियासत वो गर्मी का हो चला है। सदन से सड़क तक पारा 7वें आसमान पर है। बाबा साहेब के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा तो विधायक अतुल प्रधान के विधानसभा से निष्कासन पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे अखिलेश यादव ने आक्रामक रुख अपना लिया है। वो कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम में उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। सदन से सड़क तक पारा चढ़ा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा हुआ है, तो वहीं विधायक अतुल प्रधान के विधानसभा से निष्कासन पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे अखिलेश भी आक्रामक रुख अपना रहे हैं। जानबूझ करके इनको जवाब न देना पड़े, इसीलिए भाषा उत्तर प्रदेश के सदन में खराब बोली, जिससे सदन स्थगित हो जाए। हमारे विधायक चाहते थे कि सरकार का जवाब स्पष्ट आए, चाहे किसान के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर और किसानों के सवाल पर। सरकार भागना चाहती है, इसीलिए काम कर रही है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र ये चलाना चाहते हैं, ये तानाशाही की तरफ लेना जाना चाहते हैं। जो रीजनल हैं, जो पार्टीज और जो जमीनी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटा करके ये बड़े बड़े सवालों में चुनाव करा करके पूरे देश को अपने हाथ में कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत पर कांग्रेस और बीजेपी में एक जंग छिड़ गई है और सियासी घमासान का रूप ले चुकी है। लाश पर सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का योगी सरकार पर सीधा वार हो रहा है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आचरण पर ध्यान दें और सच्चाई को जनता के सामने रखें। हमारी स्वयं मृतक के चाचा श्री मनीष पांडे जी से बात हुई, उनका फोन आया कि हमारे भतीजे को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में फर्श पर गिरा हुआ पाया गया है। हमने अपने किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को भेजा है और अस्पताल में आप फोन करिए। जब अस्पताल में मृतक को लेकर के उनके चाचा पहुंचते हैं तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड थे। कांग्रेस पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि नौजवानों को बरगला करके कैसे वो कार्यालय में ले जाते हैं और किस प्रकार से उनकी डेथ हुई है। वो बच्चा जो आपने बरगला करके अपने कार्यालय बुलाया था, वो बेरोजगार था। आपने उसको किस ढंग से यूज किया कि आपके कार्यालय में ही उसकी डेथ हो गई। आप उसको फर्स्ट एड तक नहीं दिला पाया और कोई लाठीचार्ज में नहीं हुआ है, कोई पुलिस से घटना नहीं घटी है। केवल अपनी फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। हमारा कार्यकर्ता था, हम श्रद्धांजलि अर्पित करके जो हो सके कि परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, मदद करेंगे। हमारे आपके परिवार का आपका भतीजा तो हमारा भी एक परिवार का सदस्य गया है, हम उसके साथ खड़े हैं। निश्चित इसमें जांच करे पुलिस, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पर जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसमें निश्चित तौर से आज पूरी भीड़ जब आगे बढ़ी है, उसके बाद पुलिस वालों ने जूते से, बूट से मारा। मुझे बेहोश किया, मेरे ऊपर चढ़ के बैठे थे। मैं 15 मिनट बेहोश था। मैं प्रदेश अध्यक्ष, 5 बार का विधायक, मंत्री रहा हूं। मेरे साथ ऐसी कार्रवाई की गई तो सोच सकते हैं मेरे कार्यकर्ता के साथ कैसा कार्य किया होगा। एक तो पहले ही संबल पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ था, ऊपर से बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिजली चोरी का मामला अलग से सामने आ गया तो दूसरी तरफ सदन में अतुल प्रधान के निष्कासन पर सियासत जोर मार रही है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान प्रभात पांडे की मौत ने सियासी रंग ले लिया है। यानी आने वाले दिनों में यूपी की चारों दिशाओं से सियासी फिजाओं का रुख बता रहा है कि सियासी तूफान
आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता होने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कब से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा उत्तराखंड की आवाम से किया था, उस वादे को पूरा अब उत्तराखंड सरकार करने जा रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है जनवरी महीने से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, यानी यूसीसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान तब आया जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को ये बतलाया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूसीसी लागू होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुनिए। अम्बेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान के बाद साफ कर दिया कि उत्तराखंड में इन दिनों यूसीसी नियमावली को लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनवरी में प्रशिक्षण पूरा होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो यूसीसी को लागू कर देगा। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि जब जब चुनाव आता है, मुख्यमंत्री धामी को यूसीसी की याद आ जाती। झारखंड मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को 1000 के बदले 2500 रुपए मिलने की आश में जल्द ही उनके खाते में 2500 रुपए की किश्त जाने वाली है। इसको लेकर सरकार ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब जल्द ही महिलाओं के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस साल के अंत तक करीब 55 लाख योजना के लाभार्थी के बैंक के खाते में 1000 रुपए की जगह 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर करने की आवश्यक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जी, हेमंत का ऐलान, खटाखट खटाखट खटाखट, तारीख मुकर्रर है। अब कभी भी महिलाओं के फोनों की घंटी बज सकती है। जी, क्योंकि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर जो आ गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को दूसरे अनुपूरक बजट को मंजूरी जो दे दी है। इसके साथ ही विधि विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यानी अधिसूचना जारी होने के बाद मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपए, जी सही सुना आपने, 2500 रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। खबर पक्की है, क्रिसमस से पहले पात्र महिलाओं के खाते में रकम भी आ सकती है। यानी कि 2025 से पहले बड़ी खुशखबरी। बकायदा ये खुशखबरी सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी और लगे हाथ बीजेपी से हरियाणा में की गई योजना पर भी सवाल पूछ लिया। देखिए सीएम ने क्या कुछ कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब से एक सप्ताह के बाद खटाखट 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 सभी मैया के खातों में सम्मान राशि बिना रोक बिना टोक पहुंच जाएगी। वैसे हरियाणा में अब तक। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संभल में मंदिर का मामला सामने आते ही अब मेरठ में भी मंदिर का मामला सामने आया है। साल 1982 के झगड़े में हुए बवाल को लेकर अब 42 साल बाद लोगों का कहना है कि यहाँ एक पिपलेश्वर शिव मंदिर था, उसको खुलवाने के लिए लोग सामने आए और स्थानीय लोगों में समाजसेवी
पूर्व पार्षद सुशील गोस्वामी का कहना है कि मंदिर का मामला ये है कि यहाँ सन 82 के टाइम में यहाँ एक कर्फ्यू लगा था। बहुत भयंकर कर्फ्यू के अंदर काफी लोग मारे गए थे। के बाद मेरठ में भी एक मंदिर क्या यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ मेरठ के शागासा में एक मंदिर निकला है। हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के समाज सेवी हैं सुशील जी। सुशील जी, यहाँ पर मंदिर का बताया जा रहा है कि यहाँ पर 40-46 साल पहले का एक मंदिर है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं जो कहूँगा वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे पहले पूजा पाठ होती थी इस मंदिर के अंदर, और एक राम भोले नाम का एक व्यक्ति था, वो मोरी पाड़े में रहता था, वो पूजा पाठ करता था। घंटे घंटेयाल संघ वगैरह सब पूजा पाठ होती थी, लेडीज वगैरह बच्चे वगैरह सब जाते थे। उसके बाद उस राम भोले जिस वक्त वहाँ से साफिर गेट से आ रहा था तो उसके साथ एक हादसा हो गया था जिसमें कि यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके साथ एक उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया और आज भी यहाँ पे कर्फ्यू है उसी एरिया के अंदर, मंदिर के एरिया के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज 42 साल हो गए उससे बंद हुए हुए, तो उसका जीवन उद्धार होना चाहिए। और योगी सरकार नरेंद्र मोदी के उसमें ये कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो मंदिरों के निर्माण सही तरह से किए जा रहे हैं। अच्छा सुशील जी, कहा जा सकता है कि ये मंदिर जो है 42 साल पहले कुड़क कर माननीय न्यायालय में पहुंच गया था, लेकिन अब फिर इस मामले को तूल पकड़ा जा सकता है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, तूल ये है कि न्यायालय में जा चुका है, न्यायालय के अंदर जो है निर्णय आ चुका है, सारे काम कार्य हो चुके हैं। मैं तो दोनों पक्ष के लिए कहता हूँ, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए कहता हूँ, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो अगर वो संपत्ति मंदिर की है तो मंदिर बनना चाहिए, अगर मंदिर की संपत्ति नहीं तो ना बने, पर मंदिर की संपत्ति है तो मंदिर बनना चाहिए। कल कहा जा सकता था यहाँ अधिकारी मौके पे पहुंचे थे, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अधिकारियों का यही, अधिकारी सारे भेजे थे, उन्होंने निरीक्षण करा, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी को बैठ के बात करेंगे, जो भी निर्णय निकलेगा वो अब अधिकारी करेंगे। भाई वो प्रशासन के हाथ में। अब मैंने तो सिर्फ इसकी एक आवाज उठाई, मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन के हाथ में, प्रशासन जो कहेगा वो करेगा। किस नाम से ये मंदिर कहा जा सकता है? ये पिपलेश्वर शिव मंदिर है, पिपलेश्वर शिव मंदिर। हाँ, ये करीब 150-200 साल पुराना मंदिर है और 42 साल से बंद है। हमारे साथ मौजूद थे सुशील जी, जो यहाँ के समाज सेवी है। उनका दावा है कि यहाँ पर एक मंदिर है, पिपलेश्वर मंदिर के नाम से है। कम से करीब 150 साल पुराना ये मंदिर बनाया जा रहा है कि यहाँ पर 150 साल पहले मंदिर है। कल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ का निरीक्षण किया है, लेकिन ये मामला 42 साल पहले माननीय न्यायालय में पहुंच चुका था। लेकिन अब इसका क्या कुछ मामला सामने आएगा। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।